अपना जो पाठ्यक्रम चेंज हुआ उस पाठ्यक्रम के अंदर देखिए एक टॉपिक और जुड़ा नया, TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अच्छा टॉपिक है, देखिए। तो इसको दो पार्टों में पढ़ेंगे हम इसको। एक तो देखेंगे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है, इस अवधारणा को। उसके बाद इसके अंदर दिया हुआ है इन एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में TQM का क्या महत्व है और कैसे हम इस अवधारणा को अप्लाई कर सकते हैं अपने शिक्षा के क्षेत्र में। तो हमारे टॉपिक का नाम तो दे रखा है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन एजुकेशन। विशेषकर हमें देखिए इसको कहां पर अप्लाई करना है, शिक्षा के क्षेत्र में। यह अवधारणा MBA से ली गई है। ज्यादातर किसमें पढ़ाई जाती है, MBA के अंदर पढ़ाई जाती है। लेकिन आजकल TQM को देखिए ऐसा कर दिया गया है कि सभी क्षेत्रों में काम में लेने लगे हैं। तो यहां पर हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने इसके अंदर TQM। तो हेडिंग डालिए आज के टॉपिक की अपना संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन, या देखिए हम इसको कहते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, शॉर्ट में कहा जाता है TQM। कई बार देखिए संपूर्ण को कुल भी लिखा जाता है। क्या लिख दिया जाता है, कुल भी लिखा जाता है। कुल गुणवत्ता प्रबंधन या संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, और शॉर्ट में हम कहते TQM। यह है हमारी अवधारणा आज की। तीन शब्दों से मिलकर बनी हुई है। एक तो है अपने इसके अंदर T, दूसरा इसके अंदर आता है Q, और तीसरा शब्द है इसमें M, अर्थात मैनेजमेंट। तीनों से मिलकर बनाई गई एक अवधारणा जिसको हम कहते हैं TQM। T का मतलब क्या है, सबसे पहले देखिए हम इसी की बात करते हैं। T को अंग्रेजी में लिखा है टोटल। क्या लिखा हुआ है, टोटल, और टोटल को हम हिंदी में कहते हैं कुल, या दूसरा क्या लिखा है, संपूर्ण। अब बात आती है इसका अर्थ क्या होता है। अगर हम बात करें इसके अर्थ की, तो अर्थ क्या होता है, ओवरऑल एम्प्लॉय, किसी भी संगठन में काम करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं, ऊपर से उच्च पद वाला हो या नीचे से निम्न पद वाला हो, ओवरऑल एम्प्लॉय को इसमें क्या किया गया, शामिल किया गया। इसलिए इसको कहा गया है टोटल या कुल या संपूर्ण। सभी कर्मचारी, या हम लिख दे सभी कार्मिक, चाहे वो किसी भी पद पर हो, उच्च पद पर हो या निम्न पद पर हो, ओवरऑल एम्प्लॉय। और हिंदी में क्या लिखेंगे, सभी कार्मिक। तो ये तो है हमारा टोटल। दूसरा शब्द आता है जिसका नाम है क्वालिटी। क्वालिटी को देखिए हम लिखते हैं गुणवत्ता, और अंग्रेजी में लिखा हुआ है जैसे ऊपर क्वालिटी। अब बात आती है क्वालिटी किसे कहते हैं। आप लोग बाजार में जाते हो, कोई भी सामान खरीदते हो, आप कहते भाई अच्छा सामान देना। अच्छा क्या होता है, किसको अच्छा कहते हैं हम, क्यों भी। और जो हमारे लिए अच्छा होता है वही क्या है, क्वालिटी है। जो हमारे लिए चीज अच्छी हो वही क्या कहलाती है, क्वालिटी कहलाती है। तो क्वालिटी है क्या चीज ये, तो याद रखना गुणवत्ता क्या है, एक माप है। गुणवत्ता क्या है, एक माप है। गुणवत्ता क्या है, एक पैमाना है। और यह पैमाना काम जब करता है दो या दो से ज्यादा वस्तुएं हो तो। अगर मार्केट में एक ही पेन बनाइए तो इसकी क्वालिटी का माप नहीं कर सकते हम, क्योंकि जब तक दूसरा पेन नहीं आएगा तब तक हम तुलना नहीं कर सकते इसमें। तो इसलिए हम देखिए गुणवत्ता क्या है, एक माप है, एक पैमाना है। किस चीज का, तुलना करने का। तुलना करने का क्या है, माप है, पैमाना है। लेकिन इसको परिभाषित केवल कौन कर सकता है, उपभोक्ता। जो इसको काम में लेगा वो कहेगा साहब ये बहुत ही अच्छा है,
किसी ने काम में लिया और उसके हाथ में लेते ही टूट गया, बोला कि सबसे बेकार है। तो इसके देखिए गुणवत्ता को परिभाषित करने का कार्य कौन करता है? कस्टमर करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। वो बताएगा, और वो किस आधार पे बताएगा? उसकी उपयोगिता के आधार पर, उसकी ड्यूरेबिलिटी के आधार पर, उसकी गुणवत्ता के आधार पर, तब वो कहेगा ये चीज अच्छी है या बुरी है। तो गुणवत्ता क्या है? एक माप है, एक पैमाना है, किस चीज का? तुलना करने का। उच्च और निम्न के बीच में हम तुलना करते हैं, उच्च और निम्न, इनके बीच में हम तुलना करते हैं कि अच्छा है या बुरा है। और देखिए गुणवत्ता के अंदर हम कई तरह से अलग अलग तरीके से परिभाषित करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना ब्रांडेड, ये ब्रांड क्या होता है? क्वालिटी को ही तो कहते हैं हम ब्रांड। आप देखिए कपड़े खरीदने के लिए जाते हो और जिस वस्तु का देखिए ब्रांड होता है उसका कुछ नहीं देखते हो, आप तो कहते हो उस ब्रांड के दे दो, केवल कलर पसंद करते हो जो आपको अच्छे लगते हैं, कपड़े को नहीं देखते हैं, क्योंकि उसकी गुणवत्ता पहले ही स्थापित हो चुकी है। आपके माइंड में उसकी कल्चर सेट है, इस कंपनी का कपड़ा लूंगा तो अच्छा तो होगा ही होगा। ये कल्चर कहां बन गई? आपके माइंड में बन गई, ये संस्कृति आपके माइंड में सेट हो गई है। अब इसी तरह से देखिए इसी चीज को और भी रूप में लिख सकते हैं। आप हेडिंग डालिए गुणवत्ता, क्योंकि पहले तो किसका अर्थ लिखा हमने? टोटल शब्द का। दूसरा शब्द कौन सा है? गुणवत्ता। अंग्रेजी में क्या लिखा है? क्वालिटी। लिखो अर्थ, गुणों की विशिष्टता। गुणवत्ता का अर्थ क्या है? गुणों की विशिष्टता। या गुण संबंधी विशिष्टता, गुण संबंधी विशिष्टता। दूसरी लाइन में लिखो, गुणवत्ता एक माप या पैमाना है। गुणवत्ता एक माप या पैमाना है, जिसके आधार पर गुणों का मापन किया जाता है। अगली लाइन में लिखिए, गुणवत्ता एक विश्वास, गुणवत्ता एक विश्वास, कोमा लगाइए, उपयोग, कोमा लगाइए, टिकाऊपन व उत्कृष्टता को कहते हैं। एक परिभाषा भी लिखी क्रॉसबी की। गुणवत्ता से संबंधित एक परिभाषा क्रॉसबी की। गुणवत्ता वह है, क्रॉसबी की परिभाषा लिखो भी, गुणवत्ता वह है जो ग्राहक कहे, गुणवत्ता वह है जो ग्राहक कहे जो ग्राहक कहे। कस्टमर को क्या कहते हैं? ग्राहक कहते हैं। गुणवत्ता वह है जो ग्राहक कहे, जो ग्राह्य करने वाला हो, कस्टमर। अब देखिए कंपनी थोड़ी कहती है कि यह गुणवत्ता की चीज है, ये तो आप लोग उपयोग करोगे। जैसे मैं आपको बताता हूं, गुणवत्ता मानक दो तरह से तय होते हैं। गुणवत्ता के मानक, एक तो उत्पादन करने वाला और एक खरीदने वाला। कौन होता है? उपभोक्ता। आपने कोई वस्तु खरीदी
और खरीदते ही आपने कहा अरे वाह मजा आ गया, इसका मतलब क्वालिटी थी आपको, तभी तो आनंद आया। यानी जिससे ग्राहक को क्या हो, आनंद की अनुभूति हो, क्या मिल जाए उसको, आनंद। दूसरा देखिए संतुष्टि, आपने इस कंपनी का सामान खरीदा, आपको संतुष्टि है, बहुत ही अच्छा है इस कंपनी। दूसरी ग्राहक को क्या होनी चाहिए, संतुष्टि। अगर आपने सामान खरीदे आप संतुष्टि नहीं है तो आप वापस जाएंगे, ये वापस ले ले, मुझे तो उसी कंपनी का माल दे, क्योंकि आप संतुष्ट नहीं हुए ना। तो गुणवत्ता क्या है, उपभोक्ता की दृष्टि से गुणवत्ता क्या है, जिसको सामान को खरीदते ही उसको क्या आ जाए, आनंद आ जाए, रोमांचित हो जाए, वो क्या हो जाए, रोमांचित हो जाए। दूसरा संतुष्ट हो जाए। तीसरी एक बात और भी है, देखिए जब किसी वस्तु को ग्राहक खरीदता है तो वो अपने घर से ये मान के चलता है इसको खरीदूंगा तो इसमें ये, लेकिन उसको खरीद कर घर पे ले आता है और फिर उसका उपयोग करता है, उसने सोचा था उससे ज्यादा उसको मिल जाए तो क्या कहेगा। आप सोचिए कि आपने जो चीज खरीदी उससे ज्यादा आपको मिल गया तो आपको और ज्यादा संतुष्टि होगी, यानी आपकी अपेक्षा से अधिक मिलना, इसका मतलब क्वालिटी, अपेक्षा से अधिक मिलना। देखिए बहुत बड़ा कंसेप्ट है ये, ऐसे ही नहीं है कोई भी चीज को हम डिफाइन करें, ये कौन सोचता है, उपभोक्ता। और अब ये सब चीजें होंगी तो ये मार्का लगा देगा ये क्वालिटी है और ये क्वालिटी नहीं है, क्योंकि तुलना करता है और तुलना के आधार पर मेजर करता है, माप करता है, कौन, उपभोक्ता। वस्तु को खरीदने पर आनंद आ जाए, ग्राहक को संतुष्टि हो जाए और अपेक्षा से अधिक मिल जाए। लेकिन यह भी कहता है जो जिसने उत्पादन किया किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं हो, शून्य दोष। ये क्या चाहता है उस चीज के अंदर, शून्य दोष, किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं रहे, कमी नहीं रहे, तब ये कहेगा इस चीज में क्वालिटी है, इसमें कोई गलतियां नहीं है, इस प्रोडक्ट में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। कौन कहता है ये बात, ये कहता है देखिए उत्पादक। दोष रहित चीज होगी तो ये कहेगा क्वालिटी, और उपभोक्ता को दोष वोष से नहीं लेना देना, उसको तो क्या है, ये तीन चीजें होनी चाहिए तो क्वालिटी, और ये तीन चीजें नहीं मिलती है तो क्वालिटी नहीं है। या तो संतुष्ट होना, असंतुष्ट है तो क्या कहेगा, लोगों को ये कहे अरे उनसे मत पढ़ना, वो तो बेकार पढ़ाते हैं वो गुरुजी, तो क्योंकि संतुष्ट नहीं हुए ना आप। और यदि आप संतुष्ट हो गए तो अरे उनसे पढ़ो, वो बहुत अच्छा क्वालिटी का पढ़ाते हैं, और आप सोच के आए उससे ज्यादा मिल गया तो अब आप सोचिए कि अपने आप ही आपने एक तरह से ब्रांड बना दिया उस चीज को। इसी तरह से और एक दूसरा देखिए पढ़ के अरे वाह मजा आ गया, तो क्या है, रोमांचित होना, आनंद की अनुभूति होना, ये सब क्या है, क्वालिटी है। तो हम किसको परिभाषित कर रहे थे, गुणवत्ता को। पहले किसको किया, टोटल। टोटल का मतलब सारे कार्मिकों को शामिल करना, जैसे स्कूल को लेते हैं, चपड़ासी से लेकर प्रिंसिपल तक सबको, तब तो वो टोटल है। अन्यथा टोटल अगर आपको कुछ लोगों को ही शामिल करते हैं तो टोटल नहीं है। फिर दूसरी चीज को किसको परिभाषित किया हमने, गुणवत्ता को परिभाषित किया। तो गुणवत्ता में क्रॉसबी की मैंने डेफिनेशन भी बताई, क्या बताई थी, जो ग्राहक कहे वही गुणवत्ता है, अगर ग्राहक मना कर दे तो क्वालिटी नहीं है। और ग्राहक क्या कहता है ये आपके सामने क्वालिटी के लिए लिख लो, ग्राहक के अनुसार गुणवत्ता, ग्राहक के अनुसार या उपभोक्ता के अनुसार गुणवत्ता। उपभोक्ता के अनुसार गुणवत्ता। नंबर 1 ग्राहक संतुष्टि, ग्राहक संतुष्टि। नंबर 2 ग्राहक की अपेक्षा से अधिक, ग्राहक की अपेक्षा से अधिक। ग्राहक की अपेक्षा से अधिक। और तीसरे नंबर पर ग्राहक को रोमांचित या आनंदित, ग्राहक को रोमांचित या आनंदित करने वाला।
और उत्पादक की दृष्टि में गुणवत्ता, दोष रहित उत्पादन। उत्पादन कैसा हो? दोष रहित। लिख लो इसके बाद अगली लाइन में, उत्पादक की दृष्टि में गुणवत्ता, उत्पादक की दृष्टि में गुणवत्ता। दोष रहित अर्थात शून्य दोष, दोष रहित अर्थात शून्य दोष। तीसरा शब्द कौन सा था अपना इसमें? ये तो हम बहुत अच्छे से पढ़ ही चुके हैं और 1-2 मिनट नहीं, घंटों पढ़ा है इसको। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? तो इसलिए इन तीनों को मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है? TQM। अभी तो हमने तीनों शब्दों को पढ़ा, अब उसके बाद देखिए एक एक करके हम पढ़ेंगे और हमारे पास आती है एक अवधारणा TQM की अवधारणा। तो लिखो अब आप, TQM की संकल्पना या अवधारणा। TQM किसे कहते हैं भाई? तीनों शब्दों को जोड़ें तो एक अलग से कंसेप्ट बन जाता है हमारा और उसका नाम क्या है? TQM। बताओ क्या अर्थ होगा भाई TQM का? देखो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था टी में कौन थे? प्रबंधक व कर्मचारी। कर्मचारी को क्या कहते हैं? अधीनस्थ। प्रबंधक व कर्मचारी मिलकर संयुक्त प्रयास, संयुक्त प्रयास करना क्या कहलाएगा? TQM। यानी ओवरऑल सारे तो कर्मचारी हो गए, सब किसके लिए प्रयास करेंगे? जिस संस्था में काम कर रहे हैं उस संस्था के विकास के लिए मिलकर सारे लोग जब काम करेंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा? TQM। तो लिखो आप इसके अंदर, प्रबंधक व कर्मचारी मिलकर संयुक्त प्रयास करना लक्ष्य प्राप्ति के लिए। ऐसे कर लो, लक्ष्य प्राप्ति के लिए। प्रबंधक व कर्मचारी लक्ष्य प्राप्ति के लिए मिलकर संयुक्त प्रयास करना, मिलकर संयुक्त प्रयास करना। अर्थात गुणवत्ता सुधार का निरंतर प्रयास करना, अर्थात गुणवत्ता सुधार का निरंतर प्रयास करना। प्रयास करना। अब देखिए ये जो TQM की जो अवधारणा है, TQM अवधारणा का जन्म तो होता है USA में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, लेकिन इसको अपनाया जाता है देखिए कहां पर? अमेरिका ने ध्यान ही नहीं दिया इस पर। अपनाया किसने इसे? सबसे पहले TQM को जापान ने। और जापान की एक कंपनी थी टोयोटा, नॉर्मल कंपनी, साधारण। उस कंपनी ने पहली बार प्रयोग किया TQM का और अपने समय की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई थी मोटर गाड़ी के क्षेत्र में टोयोटा, और पूरे वर्ल्ड में इसकी कारें फेमस हो गई थी। तो देखिए सबसे पहले TQM का प्रयोग किसने किया गया? जापान देश के अंदर प्रयोग किया गया। जन्म कहां हुआ था? USA में, लेकिन प्रयोग या अपनाया किसने? जापान ने। और जापानियों ने देखिए TQM को एक नया नाम दिया, काइजेन। क्या नाम दिया? काइजेन। कौन सी भाषा का शब्द है?
अब पेपर में पूछा जा सकता है। TQM को जापान में कहा जाता है काइजेन, और ये जो काइजेन है दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है काई, काई का अर्थ होता है चेंज, और उसके बाद जेन, जेन का अर्थ होता है गुड। इस तरह से काइजेन का अर्थ बन गया चेंज फॉर गुड, चेंज फॉर गुड। ये देखिए, सुधार के लिए परिवर्तन करना। किसके लिए परिवर्तन करना? सुधार के लिए। इसलिए काइजेन को हम क्या कहते हैं? सुधार भी कहते हैं। तो याद रखना, इस अवधारणा का जन्म तो होता है यूएसए में। फिक्स तारीख नहीं थी, फिक्स दिन नहीं था इसके जन्म की इसकी पूरी कहानी है जो आगे बताऊंगा मैं आपको। लेकिन अपनाया किस देश ने? जापान ने। और जापान ने TQM को क्या नाम दिया? क्या नाम दिया? काइजेन। काई का अर्थ चेंज, जेन का मतलब गुड, और दोनों को जोड़ने पर क्या अर्थ हो गया? चेंज फॉर गुड। अच्छे के लिए क्या करना? परिवर्तन। और अच्छे के लिए परिवर्तन क्या कहलाता? सुधार। तो कई बार यह भी पूछा जा सकता है आपसे। देखिए, उतारो इन चीजों को। जापान ने कौन सी कंपनी में प्रयोग किया? टोयोटा। तो अब अमेरिका वाले कहां पीछे रहने वाले थे? उन्होंने एक नया शब्द गढ़ दिया TQM के लिए, 6 सिग्मा। पहले 3 सिग्मा होते थे और आजकल हो गया 6 सिग्मा। सिग्मा क्या है? एक सिंबल है। स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात करते हैं हम, स्टैटिक्स में पढ़ा होगा आपने, प्रमाप विचलन ज्ञात करने की विधियां जो स्टैटिक्स में पढ़ाई जाती हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, और उसका सिंबल होता है ये सिग्मा। और तब तक हम देखिए विचलन ज्ञात करते रहते हैं जब तक वो क्या नहीं हो जाए? 100 नहीं हो जाए। 3 के अंदर 100 नहीं होता है, 3 स्टेप। तो इन्होंने कहा कि कितने पर होना चाहिए? 6 पर होना चाहिए। 6 बार विचलन निकालना पड़ेगा आपको, और तब जाकर 6ठी बार में आपका विचलन हो जाएगा 99.999। 100 कभी होता ही नहीं है कोई भी चीजें। किसी भी चीज वस्तु के दोष 100% निकलते ही नहीं है। 99% तक हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो वो कहलाता है 6 सिग्मा। और 6 सिग्मा को किसने अपनाया? यूएसए ने। और यूएसए ने एक कंपनी में प्रयोग किया था जिसका नाम था मोटोरोला कंपनी। और 6 सिग्मा के कारण वर्ल्ड की बड़ी फेमस कंपनी बनी थी मोटोरोला। आज नहीं है, वो बात अलग है, लेकिन अपने समय की बहुत बड़ी कंपनी थी वो भी। जापानियों ने तो किसमें अपनाया? टोयोटा ने। तो यूएसए वालों ने किसमें अपना लिया? मोटोरोला कंपनी में। और नाम देखिए TQM को उन्होंने क्या रख दिया था उस समय? 6 सिग्मा। तो ये भी एक इसकी विधि है जो मैं आगे आपको बताऊंगा। अभी तो केवल हम किसको पढ़ रहे हैं? जापान की वही पढ़ रहे हैं। शब्द कौन सा? काइजेन। कौन सी भाषा का शब्द है? जापानी। अर्थ हो गया। अब नीचे नोट लगा के लिख लो। यूएसए में काइजेन की जगह 6 सिग्मा का प्रयोग मोटोरोला कंपनी में किया। मोटोरोला कंपनी में किया। ये तो क्या था इसके अर्थ। अर्थ के बाद एक परिभाषा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छी परिभाषा एडवर्ड डेमिंग के अनुसार। तो लिखिए इसकी एक परिभाषा एडवर्ड डेमिंग के अनुसार। परिभाषा लिखिए एडवर्ड डेमिंग। एडवर्ड डेमिंग। मैं बोल देता हूं, आप लोग लिखिए, फिर बाद में व्याख्या करके आप लोगों को बताऊंगा मैं। TQM
TQM संगठनात्मक संस्कृति, संगठनात्मक संस्कृति निर्माण का एक मार्ग है। संगठनात्मक संस्कृति निर्माण का एक मार्ग है जो कि कौशलों के निरंतर सुधार, निर्माण का एक मार्ग है जो कि कौशलों के निरंतर सुधार, निरंतर सुधार, समूह कार्य प्रक्रिया, निरंतर सुधार, समूह कार्य प्रक्रिया, कोमा लगाइए, उत्पादन एवं सेवाओं की, उत्पादन एवं सेवाओं की गुणवत्ता, उत्पादन एवं सेवाओं की गुणवत्ता तथा उपभोक्ता संतुष्टि के प्रति, उपभोक्ता संतुष्टि के प्रति वचनबद्ध रहता है। इस परिभाषा में बहुत कुछ है, सामान्य परिभाषा नहीं है एडवर्ड डेमिंग की, क्योंकि इसके जनक और पिता भी यही हैं TQM के। उनकी परिभाषा को हम पढ़ें, इन्होंने देखिए सबसे पहले एक बात कही है, संगठन की संस्कृति निर्माण। किसी कंपनी ने कोई प्रोडक्ट बनाया, घटिया बन गया और मार्केट में उतार दिया उसको, लोगों ने खरीदा, खरीदते ही कहा इस कंपनी का माल तो बेकार। दूसरे ने खरीदा, उसने कहा इस कंपनी का माल तो बेकार। चारों ओर ये हवा फैल गई, इस कंपनी के प्रोडक्ट क्या हैं, सबसे बेकार। अब चाहे वो कंपनी कितने अच्छे प्रोडक्ट बना ले, लोगों के माइंड में ये कल्चर सेट हो गई, इस कंपनी का सामान मत खरीदना, इसमें क्या आती हैं, गलतियां आती हैं। ऐसे ही देखिए मार्केट में आप जाओगे, बहुत सारी किताबें, आप खुद ही कहते हो अरे इस पब्लिकेशन किताब मत खरीदना, इसमें तो बहुत सारी गलतियां, त्रुटियां हैं आपके, चाहे वो बेचारा बहुत अच्छी निकाल दे उसको, लेकिन माइंड में क्या सेट हो गया, एक कल्चर डेवलप हो गई उस संगठन के प्रति, उसके प्रति हमारी क्या बन गई, एक कल्चर। जैसे चाइना के सामान की एक कल्चर बनी बैठी है हमारे माइंड में, 2 दिन से ज्यादा नहीं चलेगा, चाहे कितना ही महंगा सस्ता ले आइए आप, ज्यादा नहीं चलता है या नहीं। जब कोरोना आया तब भी हम लोगों ने यही सोचा था, 2 दिन से ज्यादा नहीं चलेगा, ये क्या पता कि 2 साल चल जाएगा, क्योंकि हमारी कल्चर तो क्या थी, चाइना का प्रोडक्ट 2 दिन चलेगा, लेकिन चल गया 2 साल, तो कोई चल भी जाए। लेकिन कल्चर ये है जो आपके अंदर विश्वास पैदा करता है इसका प्रोडक्ट सही है या गलत। दूसरा शब्द देखिए इसमें आता है निरंतर सुधार, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। TQM वो है जिसमें निरंतर क्या किया जाए, गलतियों को सुधारा जाए, और निरंतर यदि आप सुधार नहीं करते तो पिट जाएंगे। जैसे एक फोन था अपने यहां पर नोकिया का, खत्म हो गया मार्केट। जब नए नए फोन आए 2005 में, चारों ओर एक ही फोन रहता था, नोकिया, हर व्यक्ति के हाथ में नोकिया, हर घर में नोकिया। आज को जानती ही नहीं है नई जनरेशन की नोकिया का भी कोई फोन होता था। क्यों? क्योंकि उसने समय के अनुसार इंप्रूवमेंट नहीं किया। अगर इंप्रूवमेंट करता तो आज भी बादशाह बना रहता वो समय के अनुसार, लेकिन अब नहीं जानते कोई भी। अगली चीज बताई गई है इसमें, टीम वर्क। अगली चीज क्या कही गई है इसमें, टीम वर्क। अकेला व्यक्ति TQM नहीं होता है, समूह के माध्यम से कार्य करवाया जाता है इसमें। जैसे एक संगठन है हमारा स्कूल, स्कूल में अकेला प्रिंसिपल थोड़ी होता है, उसके टीचर्स भी हैं, लाइब्रेरियन भी है, PTI भी है, उसके अलावा पियोन भी है, बाबू भी है, सब मिलके ही तो संस्था को आगे ले जाएंगे। और जब सारे लोग मिलके काम करते हैं तो क्या कहते हैं, टीम वर्क। देखिए आप, एक एक विशेषता है इसमें। आगे देखिए, उत्पादन एवं सेवाओं की गुणवत्ता, क्वालिटी की तो हम बात कर सकते, क्योंकि उपभोक्ता क्या कहें, सामान को खरीदते अरे वाह मजे आ गए,
इतना अच्छा प्रोडक्ट मैंने सोचा ही नहीं था, मेरी जो सोच थी उससे भी क्या है, मेरी अपेक्षा थी उससे भी ज्यादा अच्छा। ये चीज देखिए, और ग्राहक की क्या हो, संतुष्टि जरूरी है। फिर आया है कमिटमेंट। जो कमिटमेंट कर लिया, वचनबद्धता, जो कह दिया वही चीज मिले आपको। जैसे बहुत सारी फ्रॉड कंपनियां होती है ऑनलाइन शॉपिंग में, दिखाते कुछ और है, घर कुछ और ही भेज देते हैं। आप क्या कहेंगे, अरे इस कंपनी का माल मत खरीदना क्योंकि ये कमिटमेंट पे खरा नहीं उतरता है, वचनबद्धता नहीं है इसमें। जो कहता है वो करता, जो कंपनी कहती है वो काम नहीं करे। आप स्कूल में जाएं, स्कूल वालों ने कहा हम आपके बच्चे की 90% बना के देंगे, वो बच्चा तो फेल ही हो गया। आप क्या कहोगे, कहाँ गई आपकी वचनबद्धता? जो कमिटमेंट किया था, हमने एडमिशन इसीलिए डाला था आपके कमिटमेंट के आधार पे, कहाँ है आपका ये? अब बाहर जाके क्या कहोगे, ये तो झूठ बोलते हैं, जो वादा किया था उस वादे पे खरे नहीं उतरते। अब आप देखिए कितनी सारी चीजें थी डेमिंग की। ऐसे ही नहीं कहते इसको TQM का फादर, आगे बताऊंगा इनके बारे में। TQM का जनक एडवर्ड कौन है? डेमिंग। और उन्होंने कितनी सारी बातें बताई अपनी परिभाषा में। TQM क्या है, ये सारी चीजें जिसमें होंगी वो कहलाता TQM। दोबारा से फिर देखिए, एक तो क्या बताया, संस्कृति का निर्माण करना। दूसरा क्या बताया, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की बात की गई। उसके बाद टीम वर्क की बात की गई, और फिर कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन की बात की गई, और उसके बाद देखिए कमिटमेंट की बात की गई, वचनबद्धता। इन सारी चीजों को ही हम क्या कहते हैं, TQM। और ये जो सारे शब्द जो मैंने गोले किए ना, यही कहलाते TQM के सिद्धांत भी। यही क्या कहलाएंगे, TQM के सिद्धांत। जैसे नंबर 1 संस्कृति का निर्माण, पहला सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत निरंतर सुधार का सिद्धांत। तीसरे नंबर पर टीम वर्क करना, तीसरा सिद्धांत। चौथा उपभोक्ता की संतुष्टि, और पांचवा वचनबद्धता। 5 सिद्धांत बन गए देखिए इनके। इसलिए मैंने ये डेफिनेशन लिया। इसको मैं इसलिए नहीं पढ़ा था क्योंकि इसमें कोई ऐसी विशेष बात नहीं है जो हमारे काम की हो। अब आगे चलते हैं, हेडिंग डालिए, TQM की अवधारणा का विकास। हेडिंग डालिए, TQM की अवधारणा का विकास। अवधारणा का विकास, बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहां। अवधारणा शुरू कहां से हुई थी? USA से। अपनाया किसने? जापान ने। फिर तो अमेरिका भी पीछे नहीं रहने वाला था। उसने जब देखा टोयोटा कंपनी को कहां से कहां पहुंच गई, वापस कहां लिया आया? मोटोरोला में लिया आया था उसको। अब ये विकास कोई एक दिन का नहीं है, इसकी लंबी चौड़ी प्रक्रिया है, पूरी एक कहानी है। अच्छा, TQM हमारे लिए एक नया कंसेप्ट है या नहीं है? और जब कोई नई चीज पढ़ाई जाए ना तो एक उमंग होना चाहिए, अरे इसके बारे में आज तक ही नहीं सुना। MBA वाले पढ़ते थे कंपनी को आगे ले जाने के लिए, क्यों नहीं हम हमारी शिक्षा संस्थाओं को भी आगे ले जाएं। और जाने एक चाव होना चाहिए आप में, एक उमंग होनी चाहिए, नीरसता तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नई चीज सीखना कोई आसान काम है क्या? जब तक क्या नहीं होगी, उसके प्रति लगाव नहीं होगा, चाहत नहीं होगी, आप आ ही नहीं सकती अंदर चीजें। तो वो चीजें होनी चाहिए। हम बात कर रहे हैं कालक्रम। कालक्रम देखिए, जो किसके अनुसार देख रहे हैं? बर्गमैन के अनुसार। किसके अनुसार? लिखो, बर्गमैन के अनुसार। क्योंकि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बातें बताई हैं। बर्गमैन के अनुसार बर्गमैन के अनुसार ICATQM, बर्गमैन ने यह फॉर्मूला दिया था इसके डेवलपमेंट का। क्या कहा था बर्गमैन ने, पहले समझ लीजिए फिर मैं लिखवा दूं। बर्गमैन ने यह कहा था कि सबसे पहले यदि हम देखते हैं, एक ग्राफिक के माध्यम से बता रहा हूं, गुणवत्ता का सबसे पहले निरीक्षण होना चाहिए। आपने कोई कंपनी में माल बनाया तो उसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्वालिटी की, अच्छा है या बुरा है, घटिया है या ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, जब हम क्वालिटी किसी जमाने में कहा करते थे, जिस चीज को जांच और परख लिया करते थे उसको कहते थे क्वालिटी। इंस्पेक्शन करना किसका? गुणवत्ता का।
तो यहां आई का मतलब क्या है? निरीक्षण। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं। समय के अनुसार अवधारणा बदलती गई। पहले लोग केवल जांचना परखने को ही कहते थे गुणवत्ता। बाद में आता है देखिए हमारे पास सी, कंट्रोल करना, नियंत्रण करना चीजों को। और यहां नियंत्रण किसको करना? गुणवत्ता को। प्रोडक्ट वो हो जिसके अंदर क्या हो? लोगों का विश्वास हो, गुणवत्ता हो। दूसरे नंबर पर आता है हमारे पास सी। सी का मतलब कंट्रोल। कंट्रोल किसको कहते हैं? नियंत्रण के ऊपर जोर दिया जाने लगा। देखो पहले किस पर जोर दिया जाता था? गुणवत्ता निरीक्षण पर। बाद में गुणवत्ता कंट्रोल पर ध्यान देने लगे लोग। फिर उसके बाद देखिए आता है एश्योरेंस, जो मैंने लिखा है ए। एश्योरेंस, एश्योरेंस का मतलब होता है विश्वास। कई बार दुकान वाले से अरे मेरे विश्वास पे ले जाओ ना ये चीज, मैं हूं ना गारंटी आपकी। कहता है कि नहीं कहता? आश्वासन देना, एश्योरेंस। अर्थात अपनी भाषा में हम कहें तो क्या है ये? विश्वास। जब आप कंट्रोल, गुणवत्ता को कंट्रोल करने लगे तो लोगों को क्या देने लगे? अपना विश्वास देने लगे। अरे उस कंपनी का माल खरीदो आंख बंद करके, मैं बैठा हूं ना, मैं जानता हूं उस चीज को। उस किताब को खरीद लो, मैं उसके लेखक को बहुत अच्छे से जानता हूं, उसकी क्वालिटी क्या है। तो ये क्या है? आश्वासन। अब इसके बाद देखिए जब लोगों को आश्वासन मिल गया तो फिर आता है TQM। कौन से स्टेज पे आता है? चौथे नंबर पर। और पेपर में आपसे क्रम से लगवाएगा, TQM की अवधारणा को क्रम से लगाओ। ये 4 शब्द आएंगे आपके सामने छोटे छोटे। तो पहले क्या आएगा? इंस्पेक्शन। दूसरे पर नियंत्रण। तीसरे पर आश्वासन। चौथे पर, आज ये खत्म नहीं हुई, 1980 और 90 के दशक में चलती थी TQM। तो आज जो चलता है निरंतर सुधार, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। हमेशा प्रोडक्ट में क्या करते रहना चाहिए? निरंतर सुधार। अब ये चल रहा है। जो देखिए समय के साथ नहीं चल पाया वो खत्म हो गया नोकिया की तरह। और जो समय के साथ, क्योंकि उस समय सैमसंग भी था नोकिया के साथ, लोग नहीं खरीदते थे इसके प्रोडक्ट। कीपैड वाले फोन किसी ने नहीं खरीदे, सैमसंग का विश्वास ही नहीं था। विश्वास केवल किस पे था? नोकिया। जब से टच स्क्रीन आया तो लोगों का विश्वास किस पे आ गया? सैमसंग पे आया। आया कि नहीं आया? आप देखिए, क्योंकि उसने अपने आप में क्या किया? निरंतर सुधार किया। तो याद रखना, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसीलिए तो मैंने फॉर्मूला लिखा। ये सारी चीज याद नहीं रहे तो ऐसे याद कर लो। ICATQM अवधारणा का किसके अनुसार है? बर्गमैन के अनुसार। बनाओ, ये चित्र बनाओ, ताकि जितना अभ्यास करोगे उतना सीखोगे। जितना अभ्यास करोगे उतना ही सीखोगे चीजों को। निम्न स्तर, और ये कौन सा स्तर हो गया आज? उच्च स्तर। ये कब आया TQM? ये भी पूछा जा सकता है परीक्षा में। TQM की अवधारणा का जन्म कब हुआ? इसकी अवधारणा थी 1980 से 90 के बीच। इस काल में थी TQM की अवधारणा।
शायद बना लिया होगा डायग्राम आप लोगों ने, नहीं बना? फॉर्मूला क्या है? ICA। ICA, आई का मतलब इंस्पेक्शन, सी का मतलब कंट्रोल, ए का मतलब एश्योरेंस, और फिर क्या आया? TQM। और TQM के बाद बंद नहीं हुई कहानी, फिर क्या है? निरंतर सुधार। बना लिया ना सबने? अब लिख लो आप बर्गमैन के अनुसार। देखिए वही जो फॉर्मूला था जिसका नाम क्या था? ICATQM। हिंदी और अंग्रेजी में आराम से लिख लीजिए। पहले नंबर पर गुणवत्ता निरीक्षण की अवस्था, दूसरे नंबर पर गुणवत्ता नियंत्रण की अवस्था, नंबर 3 गुणवत्ता आश्वासन की अवस्था, नंबर 4 TQM की अवस्था। शॉर्ट में आप लिख सकते हो गुणवत्ता निरीक्षण अवस्था को केवल ये शब्द लिख लो, इंस्पेक्शन बस, और नियंत्रण में केवल कंट्रोल लिख लो, आश्वासन में केवल एश्योरेंस लिख लो, और ये तो है ही हमारे पास TQM शॉर्ट में, TQM। लिख लिया? इसके बाद लिखो, बर्गमैन के बाद आता है एडवर्ड सेलिस। और पता है इस टॉपिक को तैयार करने के लिए पूरी किताब पढ़नी पड़ी हमें एडवर्ड सेलिस की, जो ऑनलाइन मंगाई किताब को और मंगाने के बाद इसको पढ़ा पूरी को, क्योंकि पहली बार सही ढंग से लिखा ही इसने था। और इनकी पता है पुस्तक का नाम क्या था? TQM इन एजुकेशन। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है TQM इन एजुकेशन। और अपना टॉपिक भी यही है, शिक्षा के अंदर TQM। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक एडवर्ड सेलिस, TQM इन एजुकेशन, ये किताब है। और इस किताब में देखिए इन्होंने जो बताई TQM की अवधारणा के डेवलपमेंट की कहानी 1980 से 1990 के बीच, ये डेटा लिखो, बहुत ही अच्छा डेटा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। एडवर्ड सेलिस के अनुसार TQM का जन्म कब हुआ? तो लिखो आप एडवर्ड सेलिस के अनुसार, फिर किताब का नाम TQM इन एजुकेशन, ये उनकी बुक है। और फिर लिखिए इसके बाद इन्होंने TQM की उत्पत्ति 1980 से 1990 के बीच मानी।
और उच्चतम अवस्था और उच्चतम अवस्था उच्चतम अवस्था निरंतर सुधार की बताई। उच्चतम अवस्था निरंतर सुधार की बताई। तो देखिए ये एडवर्ड सेलिस का, ये उतारना नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, जो मैंने आपको बता दिया था टीक्यूएम का जन्म। लास्ट देखिए जो वर्तमान में चल रही है वो अवस्था किसकी? निरंतर सुधार की। उन्होंने ये वर्गीकरण किया अपनी किताब के अंदर। 1900 से पहले गुणवत्ता शिल्पकारी का क्या थी? अभिन्न अंग थी। जो शिल्पकार होते थे उनको ही कहते थे क्वालिटी के लिए। बाद में 1900 से 1920 के बीच फोरमैन, फोरमैन कौन होता है? जो सबसे आगे खड़ा होता है, उसके लिए। फिर देखिए 1920 से 1940 इंस्पेक्शन, जो अभी हम पढ़ चुके हैं, बर्गमैन ने भी कहा था। 1940 से 1960 ये सांख्यिकी। सांख्यिकी का मतलब होता है जो डेटा को कंट्रोल करता है, आंकड़ों को। और काम करने वाले थे इसमें शेवार्ट महोदय, सबसे ज्यादा वाल्टर ए शेवार्ट। सांख्यिकी का एक तरह से देखिए नियंत्रण करने का जनक माना जाता है उन्हें। और फिर 1960 से लेकर 80 तक एश्योरेंस आ गया इसमें, देखिए। और उसके बाद 80 से 90 के बीच में क्या आ गई? टीक्यूएम आ गया। और आज भी ये चल रही है निरंतर सुधार की प्रक्रिया। अब लिखिए इसके बाद टीक्यूएम के जनक, हेडिंग डालो, टीक्यूएम के जनक या गुरु। टीक्यूएम के जनक या गुरु, यानी गुणवत्ता प्रबंधन के गुरु। गुणवत्ता प्रबंधन के गुरु, गुणवत्ता प्रबंधन के गुरु। एक दो गुरु नहीं है, बहुत सारे गुरु हैं इसके। 3 तो याद ही रखने पड़ेंगे आपको अच्छे से। 3 को वैसे पढ़ लेना चाहिए आराम से। तो सबसे पहले देखिए इसके जो गुरु आते हैं उनका नाम है वाल्टर ए शेवार्ट। ये यूएसए में जॉब करते थे स्टैटिक्स विभाग के अंदर। कौन से डिपार्टमेंट में काम करते थे? स्टैटिक्स विभाग में। सांख्यिकी, सांख्यिकी विभाग कौन सा होता है? अपने यहां भी होता है, जो डेटा को कंट्रोल करता है। और डेटा के अंदर ये लाना चाहते थे क्वालिटी। और वहीं से देखिए आंकड़ों के अंदर गुणवत्ता की कहानी शुरू हो जाती है हमारी वाल्टर ए शेवार्ट से। इसीलिए इनको कहा जाता है सांख्यिकी गुणवत्ता नियंत्रण का जनक। आप लिखते चलो एक एक चीज। नंबर 1 वाल्टर ए शेवार्ट, पहला गुरु लिखिए वाल्टर ए शेवार्ट। लिख रखा है ये, वाल्टर ए शेवार्ट। डैश करके लिखो। सांख्यिकी गुणवत्ता नियंत्रण का जनक। सांख्यिकी स्टैटिक्स गुणवत्ता नियंत्रण का जनक। क्योंकि जो आदमी जहां काम करेगा उसी के बारे में बताएगा। नंबर 2 दूसरा गुरु लिखिए आर्मंड वी फेजिबॉम। आर्मंड वी फेजिबॉम, फेजिनबॉम। ये भी अमेरिका के थे, ये भी यूएसए के थे भाई, ये भी यूएसए के ही रहने वाले। फेजिनबॉम। और इन्होंने देखिए टीक्यूएम की जो अवधारणा उससे पहले की कहानी लिख दी थी, इसलिए टीक्यूएम का अग्रदूत माना जाता। लिखो टीक्यूएम का अग्रदूत। टीक्यूएम का अग्रदूत किसको माना जाता है? फेजिनबॉम को। टीक्यूएम का अग्रदूत। फिर आ जाते हैं क्रॉसबी, नंबर 3। तीसरे नंबर पर लिखिए फिलिप बी क्रॉसबी। इनकी तो परिभाषा भी लिखवाई थी मैंने गुणवत्ता की। ग्राहक जो कहें वही तो क्वालिटी है। कौन कहते हैं? क्रॉसबी। तो लिखो तीसरा गुरु आता फिलिप बी क्रॉसबी। क्रॉसबी ये भी यूएसए के ही थे भाई।
संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले। और इन्होंने पता है कौन सी अवधारणा दी? शून्य दोष की, जीरो डिफेक्ट। प्रोडक्ट में क्या होना चाहिए? जीरो डिफेक्ट। लिखो, शून्य दोष की अवधारणा का जनक, शून्य दोष की अवधारणा का जनक, जीरो डिफेक्ट। और जिस कंपनी में कोई कमी नहीं रहेगी तो हम क्या कहेंगे? इस कंपनी का प्रोडक्ट ले लो, बहुत ही अच्छा है, इसमें किसी प्रकार का कोई डिफेक्ट नहीं आता। लेकिन सोल्डरिंग कर जाए तो कोई, जैसे किसी कंपनी में कपड़ा बन रहा है और कपड़े में रेशे छोड़े जाते हैं, कर्मचारी थका हुआ, बीच में नींद की झपकी आ गई, रेशा थोड़ा मोटा चला गया। अब जब वो धागा जो है मोटा चला जाएगा तो कपड़े के जो थान होता है उसके बीच में लाइनिंग बन जाती है, और जैसे ही वो थान आता है बाजार में तो उसको कहते हैं ये तो कैसा है थान? रिजेक्ट। क्यों हुआ? कर्मचारी के कारण हुआ। उसको क्या थी? थकान थी, और उसने स्वाभाविक चोरी कर ली। लेकिन ये कहते हैं अगर आपको पता लग गया इसमें डिफेक्ट है, उसको हटा दो वहीं पर, कस्टमर तक मत भेजो। नहीं तो पता है कस्टमर क्या कहेंगे? अरे इस कंपनी के कपड़े में तो बहुत सारी वो है, डिफेक्ट आता है इसका पीस, बीच में लाइनिंग आ जाती, ये हो जाता, वो हो जाता। इसलिए शून्य दोष की अवधारणा का जनक किसको माना जाता है? क्रॉस्बी। अब उसके बाद आते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोरू इशिकावा, जापान के। लिखिए इसके बाद चौथा गुरु, कोरू इशिकावा। इन्हीं के कारण तो टोयोटा कंपनी आगे बढ़ गई थी। कोरू इशिकावा, कोष्टक में लिखो कहां के रहने वाले थे? जापान। और इन्होंने दिया गुणवत्ता चक्र का जनक, क्वालिटी साइकिल का जनक माना जाता है इनको। लिखो, गुणवत्ता चक्र का जनक। आगे पढ़ाऊंगा, ये जितने भी नाम आ रहे हैं सब बातें एक एक करके पढ़ेंगे हम इनको। गुणवत्ता चक्र का जनक किसको माना गया है? कोरू इशिकावा को। नंबर 5, विलियम एडवर्ड्स डेमिंग। एडवर्ड्स डेमिंग, विलियम एडवर्ड्स डेमिंग। कोष्टक में लिखना यूएसए। कहां के रहने वाले थे? यूएसए के। और इन्हें माना जाता है टीक्यूएम का फादर या जनक। लिखो, टीक्यूएम का जनक। मोस्ट लिख लेना इस क्वेश्चन को, टीक्यूएम का जनक। कौन है टीक्यूएम का जनक? विलियम एडवर्ड्स डेमिंग। और इन्होंने देखिए जनक ऐसे ही नहीं कहते, बहुत कुछ दिया है। फिर लिखिए दूसरी चीज इन्होंने दी, पीडीसीए चक्र। सब पढ़ाऊंगा, आप ये मत सोचना कि साहब ये है क्या क्या है, सब बताऊंगा आगे जाके। पीडीसीए चक्र का जनक, पीडीसीए चक्र का जनक। फिर लिखिए इसके बाद श्रृंखला प्रतिक्रिया का सिद्धांत। श्रृंखला प्रतिक्रिया का सिद्धांत। फिर लिखिए गुणवत्ता के 14 बिंदुओं का जनक। गुणवत्ता के 14 बिंदुओं का जनक, 14। अच्छा, ये आंकड़ा तो कहीं और भी आया था। कहां आया था? हेनरी फियोल। ऐसे लिंक किया करो एक दूसरे से, चीजें स्थायी रूप से याद होंगी। हेनरी फियोल ने 14 सिद्धांत बताए, किसके? प्रबंधन के। तो डेमिंग ने क्या बताए? 14 पॉइंट्स बताए, किसके? गुणवत्ता कंट्रोल के। लास्ट आ जाइए, 6ठे नंबर पर आते हैं जोसेफ एम जुरान, यूएसए।
जोसेफ ए जुरान कहां के रहने वाले थे? यूएसए। और इन्होंने अपनी परिभाषा में 3 चीजों को शामिल किया, पीसीआई, और उन 3 चीजों को कहा जाता है जुरान की ट्रायोलॉजी, पीसीआई, प्लानिंग, कंट्रोल, इंप्रूवमेंट। 3 चीजें बताई थी इन्होंने, देखिए, प्लानिंग, कंट्रोल और इंप्रूवमेंट। तो इसकी ट्रायोलॉजी का जनक कहा जाता है, और इसकी ट्रायोलॉजी को मैं यहां बना देता हूं, जुरान ट्रायोलॉजी, त्रिकोण। क्या क्या दिया था इन्होंने? पी, सी और आई। इसको कहा जाता है जुरान की ट्रायोलॉजी। पी का मतलब प्लानिंग, नियोजन करना। सी का मतलब कंट्रोल, नियंत्रण करना गुणवत्ता को। सबसे पहले आपको प्लान तैयार करना पड़ेगा गुणवत्ता के लिए, फिर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, और अंत में आपको क्या करना पड़ेगा? इंप्रूवमेंट, सुधार। यह अच्छा सवाल है। एक जुरान की ट्रायोलॉजी का भाग है पीसीआई, जो नहीं है, इनके अलावा जो होगा वो इसका भाग नहीं होगा। जुरान की ट्रायोलॉजी। अवधारणा देखी हमने, उसके बाद इसके गुरु टोटल कितने बताए मैंने? 6। शुरू के 3 याद नहीं हो तो कोई बात नहीं, लास्ट के 3 जरूर याद कर लेना। शून्य दोष की अवधारणा किसने दी? क्रॉसबी ने। किसने दी? ट्रायोलॉजी किसने बताई? जुरान ने। टीक्यूएम का जनक किसको माना गया? और एक जापानी भी था, कौन था? कोरू इशिकावा। और क्या दिया था उन्होंने? गुणवत्ता चक्र दिया था। 1-2 बार पढ़ोगे चीजें याद हो जाएंगी, क्योंकि आपको पहचान करनी है। ऑप्शन तो लिखे हुए आएंगे वहां, आपको तो केवल क्या बनानी है इन चीजों में? पहचान। अब इसके बाद लिखिए टीक्यूएम के मुख्य तत्व। हेडिंग डालो, टीक्यूएम के मुख्य तत्व। ये डेमिंग की परिभाषा में पढ़ भी चुके थे इन तत्वों को हम। लिखो, इन तत्वों को ही टीक्यूएम के सिद्धांत भी कहा जाता है। इन तत्वों को टीक्यूएम के सिद्धांत भी कहा जाता है। टीक्यूएम के सिद्धांत भी कहा जाता है। पहला लिखिए तत्व में, प्रथम प्रयास में सही करना। पहला तत्व लिखिए, प्रथम प्रयास में सही करना। क्या अर्थ है इसका? बार बार गलतियां सुधारने की अपेक्षा एक बार में ही सही कर लो भाई। जल्दबाजी में साहब मैंने किताब निकाल दी, अब वो में रहेगी मिसप्रिंट, दूसरा संस्करण बना के निकाल दो उसमें सुधार करके, फिर कोई गलती रहेगी, तीसरा संस्करण निकाल दो। बच्चा कितनी बार खरीदेगा एक किताब को? सोचिए आप। फिर क्या कहेगा? अरे ये किताब छोड़ो, यहां तो बार बार सुधार किया जा रहा है गलतियों के अंदर, इससे अच्छा वो चीज खरीदो जिसमें गलतियां नहीं है। दूसरी एक चीज, किसी कंपनी का आप प्रोडक्ट लेते हो, वो बार बार सुधार करते रहते हैं, इससे अच्छा है कि पहली बार में क्या निकालो? अच्छी चीज निकालो। तो ये पहला सिद्धांत यही कहता है, बार बार इंप्रूवमेंट करने से अपेक्षा पहली बार में ही प्रोडक्ट कैसा निकालो? आप अच्छा निकालो। तो स्पष्ट है इसके अंदर, प्रथम प्रयास में सही करना, डैश करके लिखो इसमें, गलती सुधारने की अपेक्षा, गलती सुधारने की अपेक्षा प्रथम प्रयास में सही करना।
प्रथम प्रयास में सही करना। नंबर 2, दूसरे नंबर पर लिखिए भी, उपभोक्ता केंद्रित। उपभोक्ता केंद्रित एजुकेशन में उपभोक्ता कौन होता है? बालक। बच्चे को ध्यान में रखते हुए चीजें होनी चाहिए। अब आप देखिए, एक शैम्पू को ले लीजिए आप, कस्टमर को बड़ा ध्यान रखती है कंपनी। फैमिली पैक चाहिए तो इतना बड़ा, एक दिन के लिए नहाने के चाहिए तो ये पाउच ले जाओ, छोटी फैमिली है तो थोड़ा बड़ा ले जाओ। ग्राहक वापस नहीं जाना चाहिए दुकान से। आप देखिए, इसलिए हमेशा कंपनियां क्या ध्यान रखती हैं? ग्राहक का ध्यान रखती है। जो जैसा चाहता है वैसा प्रोडक्ट बना दो, तब तो आप सफल हैं। जैसे स्कूल, बच्चा चाहता है कि मैं मेरिट में आना चाहता हूं तो उसी स्कूल में जाएगा जहां मेरिटोरियस जैसी पढ़ाई होती हो। बच्चा चाहता है कि मैं पास हो जाऊं, ऐसे स्कूल में चले। हो सकता है वहां कोई और तरीके अपनाए जाते होंगे कि पास तो हो ही जाऊंगा मैं। तो मेरा कहने का मतलब है उपभोक्ता केंद्रित। तीसरे नंबर पर लिखिए, निरंतर सुधार, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। नोकिया खत्म नहीं होती अगर वो सुधार कर रही होती तो आज। निरंतर सुधार, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होना चाहिए कि नहीं? अरे सुधार होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। उसके बाद आ जाइए नंबर 4, टीम वर्क। टीम वर्क, सारे मिलकर काम करोगे आपकी संस्था आगे जाएगी, और सारे मिलकर काम करोगे तो कभी आपकी संस्था आगे नहीं जाएगी। टीम वर्क पर ध्यान, टीम वर्क पर ध्यान एवं सशक्तिकरण, एवं सशक्तिकरण। और सशक्तिकरण को अंग्रेजी में कहते हैं एम्पावरमेंट। सशक्तिकरण क्या होता है भाई? किसको कहते हैं? अरे पूरी क्षमता से काम करना। अगर आप अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं करोगे, चाहे कितना ही टीम वर्क कर लो, आप अपनी क्षमताएं मत लगाओ। आप ये सोच रहे दूसरा कर तो रहा है, साथ में ही तो खड़ा हूं। नहीं, प्रत्येक कार्मिक जो काम कर रहा है उस संगठन में अपनी पूरी क्षमता दे, उसमें पूरी क्षमता से काम करे। अगला सिद्धांत देखिए इसमें, नंबर 5, शीर्ष प्रबंधन से नेतृत्व। शीर्ष प्रबंधन से नेतृत्व। अगर ऐसा किया जाए, प्रिंसिपल साहब तो बैठ जाएं आराम से, अरे व्याख्याता को भेज दिया, जाओ आप जाओ, सारे टीचरों को आप संभालो, बाकी टीचर काम करेंगे क्या? पहल कौन करने आए? जो सबसे ऊपर है वो आगे आए, आगे जाके खड़ा हो, सारी टीम अपना पीछे पीछे आ जाएगी। अगर पहल आप किसी कर्मचारी से करवा रहे हैं तो कभी नहीं हो सकते आप सफल। इसलिए कहा गया शीर्ष प्रबंधन से क्या हो? नेतृत्व हो। अगला लिखिए इसके बाद, छठा विचार, गुणात्मक प्रबंधन वातावरण का निर्माण। गुणात्मक प्रबंधन वातावरण का निर्माण। कोष्टक में लिखना संस्कृति। एक बार देखिए लोगों के अंदर विश्वास जगा दो और लोगों में क्या बना दो, आप एक कल्चर डेवलप कर दो, इस कंपनी का ब्रांड सबसे अच्छा है, लोग अपने आप देखियो कंपनी चलती रहेगी बरसों तक। और शुरुआत में आपने कल्चर गलत स्थापित कर दी तो अब चाहे आप कितना ही प्रयास कर लो वो उठ ही नहीं पाएगा, क्योंकि लोगों के मन में क्या कल्चर होगी, क्या वातावरण बन गया, इस कंपनी का प्रोडक्ट खराब है। और एक बार आपके माइंड में ये सेट हो गया इस कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है, जैसे टाटा इंडिया के अंदर, टाटा है तो लोहा होगा ही होगा, सीधी सी बात है, ये विश्वास है हम लोगों का, एश्योरेंस है ये। अब आप देखिए जैसे बाटा, लेदर तो होगा ही होगा अगर बाटा है तो। पहले उस कंपनी ने देखिए ये चीजें देखकर हमारे अंदर क्या डेवलप कर दिया, विश्वास। तो ये तो क्या थे हमारे TQM के मुख्य तत्व या सिद्धांत। कितने हैं? 6। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए इसके बाद TQM के उपकरण या तकनीक।
हेडिंग डालिए TQM उपकरण या तकनीक। नंबर 1, अब देखिए TQM क्वालिटी कैसे ला सकते हैं। कुछ तो टेक्निक होंगी जिन्हें अपनाएं हम। पहली टेक्निक कौन सी बताई गई है? नंबर 1 लिखो, पहली टेक्निक फटाफट लिख लीजिए। ये छोटी छोटी टेक्निक्स हैं जिनसे हम क्वालिटी ला सकते हैं। नंबर 1 बेंच मार्किंग। ये शब्द सुना है या नहीं सुना है? बेंच मार्किंग नहीं सुना? लिखो बेंच मार्किंग का अर्थ उत्पादन को मापने का एक तरीका। उत्पादन को मापने का एक तरीका। इसका पहली बार प्रयोग 1960 में जापान में किया गया। जापान में प्रयोग किया गया। तो ये क्या है? उत्पादन को मापने की एक प्रक्रिया है, अर्थात गुणवत्ता को। दूसरे नंबर पर देखिए, नंबर 2 पर लिखिए स्वेट, SWOT विश्लेषण। दूसरी टेक्निक SWOT विश्लेषण। लिखिए, यह है किसी संस्था द्वारा गुणवत्ता विश्लेषण करने का एक तरीका है। गुणवत्ता विश्लेषण करने का एक तरीका है। इसके माध्यम से संस्था की कमियों को स्वीकार करना, और उन्हें दूर करना। इसी प्रकार चुनौतियों की खोज करना और उन्हें दूर करना। फिर लिखिए इसके जनक, इस विधि के जनक अल्बर्ट हेम्फ्रे। जनक लिखिए अल्बर्ट हेम्फ्रे। और इस विधि के अंदर देखिए, जो विश्लेषण करने का जो तरीका है, 4 प्रोसेस से गुजारना पड़ता है किसी भी प्रोडक्ट को। जब कंपनी बनाती है तो कितनी प्रक्रिया से गुजारना पड़ता है? 4। 2 आंतरिक हैं और 2 बाह्य हैं। 4 शब्द कौन कौन से हैं? देखिए, उन 4 शब्दों का अर्थ दिया गया है, पहले समझ लीजिए फिर उतारना आप आराम से। पहला शब्द दिया गया है S, दूसरा शब्द दिया गया है W, तीसरा शब्द दिया गया है O, और चौथा शब्द दिया गया है T, और एक नाम बन गया SWOT, SWOT।
क्या कहते हैं हम इसको, स्वोट भी कहते हैं। और ये क्या है, ये कोई भी कंपनी में जब उत्पादन करते हैं तो उसका विश्लेषण करने की एक प्रणाली है, तरीका है, एक विधि है। इस विधि में होता क्या है, आप देखिए सबसे पहले स्ट्रेंथ, ऐसे क्या बना रखा है, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब होता है शक्तियां। किसी भी संगठन की देखिए नंबर एक, कोई भी संगठन है या संस्था है, संस्था या संगठन की शक्तियों का पता लगाना, पता लगाना। पहला काम। नंबर दो, शक्तियां तो आपने पता लगा ली, लिख ली आपने एक जगह, भाई इस कंपनी की ये शक्तियां, इस प्रोडक्ट में ये क्वालिटी है। दूसरे नंबर पर W का मतलब होता है वीकनेस, वीकनेस का मतलब कमजोरियां। अब आप देखिए उस संस्था की कमजोरियों का भी पता लगा, उस संगठन में कमजोरी भी होंगी, भाई ये तो अच्छाइयां हैं, तो ये क्या है उसकी कमियां। तो दूसरे नंबर पर हम लिखते हैं संस्था की कमियों का पता लगाना। यही तो विश्लेषण कर रहे हैं हम। अब हमने पता भी लगा लिया, देखिए ये दोनों कारक कैसे कहलाते, आंतरिक। अब आता है नंबर 3, अपॉर्चुनिटी। ओ का मतलब क्या, अपॉर्चुनिटी, और हिंदी में क्या कहते हैं, अवसर। नंबर 3 पर जो हमें विश्लेषण करना है, शक्तियों को तो बढ़ाना है, कमजोरियों को कम करना है, उसके अवसर उपलब्ध कराना। शक्तियों के तो बढ़ाने के अवसर उपलब्ध कराना और कमजोरियों को कम करने के अवसर उपलब्ध कराना। उसी बात को यहां लिखा हुआ है, तो हम लिख लेते हैं शक्तियों को बढ़ाएंगे, घटाएंगे, शक्तियों को बढ़ाना या बढ़ाने तथा कमियों को दूर करने के अवसर उपलब्ध कराना। ये बाह्य कारक है, बाहर से आपको ये चीजें उपलब्ध करानी है। ये तो संगठन के अंदर ही थी, कमजोरी भी और शक्तियां भी, लेकिन ये चीजें कहां से आई, बाहर से। आपको अपॉर्चुनिटी तो बाहर से देनी पड़ेगी, अवसर। उसके बाद आता है चेतावनी। चेतावनी का मतलब है चुनौतियां, थ्रेट्स, चेतावनी या चुनौतियां। अब आप काम करेंगे तो आपके सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। चुनौतियों को क्या करेंगे, सामना करेंगे और उन्हें दूर करेंगे, जो जो चैलेंज है आपके सामने। तो अंत में आता है नंबर 4, चुनौतियों को कम करना। और इन 4 प्रक्रिया से देखिए किसी भी प्रोडक्ट को संगठन में अप्लाई करते हुए गुजारा जाता है तो उसमें क्या आएगी, क्वालिटी आएगी। और ये TQM की एक विधि है दूसरी। पहली विधि बेंचमार्किंग, दूसरी विधि स्वोट। और अब आप लिखिए इसके अंदर SWOT का पूरा नाम लिख लीजिए। ये 4 मैंने बना रखी है अवधारणाएं। ये 2 तो आंतरिक हैं क्योंकि संगठन के अंदर ही होती है, आंतरिक। और ये 2 हैं बाह्य, बाहर से मिलती है हमें चुनौतियां और अवसर, ये बाह्य है। और चारों के नाम लिख लीजिए इस प्रणाली को। SWOT विश्लेषण की एक विधि, किसके, गुणवत्ता को मापने की एक विधि। यही टेक्निक्स हैं। लिख लिया भी, ये जरूर लिख लेना, नहीं तो ढूंढोगे इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है। किसी भी संगठन की शक्तियां और उसकी कमियां, वैसे समझिए व्यवहारिक रूप से उनका विश्लेषण कर रहे हैं हम। और ये बाह्य चीजें, बाह्य कारक जैसे अवसर और चुनौतियां, क्योंकि प्रोडक्ट बाहर जाएगा जब तो चुनौती मिलेंगी आपको। तो स्वोट विश्लेषण की क्या है, एक प्रणाली है। पूरा चैप्टर चलता है MBA के अंदर। तो ये हम तो केवल एक विधि के रूप में नॉर्मल परिचय कर रहे हैं, इसका जनक कौन है, और इसमें 4 शब्द हैं। 4 शब्दों के अर्थ पूछ सकता है वो हमसे।
इतना ही हमें याद करना है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, संस्था की शक्तियों का पता लगाना, कमजोरियों का पता लगाना, अपॉर्चुनिटी अवसर, शक्तियों को बढ़ाने का अवसर उपलब्ध कराना, कमजोरियों को कम करने के क्या करना अवसर। उसके बाद लास्ट में है चुनौतियां। चुनौतियां क्या है हमारे सामने, यही है, जो भी चुनौती होंगी उनको क्या करना, पहले पता लगाओ फिर उन्हें कम कर दो। आगे लिखो तीसरी विधि, पीडीसीए चक्र। तीसरी विधि आती है पीडीसीए चक्र। पीडीसीए चक्र किसने दिया था? ये चक्र डेमिंग, ये चक्र दिया था डेमिंग ने, इसीलिए इसे डेमिंग चक्र भी कहते हैं। लिख लो इसमें पीडीसीए चक्र, इसे डेमिंग चक्र भी कहा जाता है, इसे डेमिंग चक्र भी कहा जाता है। इसमें 4 शब्द हैं, पीडीसीए। तो देखिए यहां हमने बना रखा है सबसे पहले पी, और पी का अर्थ क्या होता है? प्लान। प्लान को हिंदी में क्या कहते हैं हम? योजना। नंबर 1 लिखो आप, पी का मतलब क्या है? योजना। अंग्रेजी में कहते हैं प्लान। सबसे पहले जब हम प्लान जब तैयार करते हैं तो हम आवश्यकता और उपलब्ध संसाधनों का क्या करते हैं? विश्लेषण करते हैं उसमें, और फिर उसके बाद देखिए हम पूरे प्रोडक्ट का क्या करते हैं? प्लान तैयार करते हैं। डेमिंग दूसरे नंबर पर कहते हैं डू। डी का मतलब क्या है? डू। डू मानी करना। और अब आप करना शुरू कर दीजिए उत्पादन। जो प्लान तैयार किया था उसके अकॉर्डिंग क्या करना है आपको? उत्पादन। प्लान के अकॉर्डिंग। तीसरे नंबर पर कहते हैं जिस चीज का आपने उत्पादन किया उसकी जांच करो। सी का मतलब होता है चेक करना। सी का मतलब क्या है? चेक। सी का मतलब क्या है? चेक करना, जांच करना। हिंदी में क्या लिखेंगे हम? जांच। आपने प्लान तैयार किया, एक पेन बनाना है, उत्पादन कर दिया, एक पेन बना लिया आपने कंपनी में। अब उसको लैब में ले जाके जांच करोगे आप कि ये सही है या नहीं। जांच किसकी करते हैं? गुणवत्ता की। क्वालिटी है या नहीं? अगर क्वालिटी नहीं है प्रोडक्शन बंद कर दो भाई, दोबारा से प्लान तैयार करो, कमियां रह गई इसमें। अगर आपका प्रोडक्ट सही है, क्वालिटी है, मानक और मापदंड पूरा करता है, तो क्या करोगे? जांच के बाद चालू करो उत्पादन। फिर क्या कर देंगे हम? एक्ट। एक्ट का मतलब होता है कार्य करना, यानी क्रिया। एक्ट को हम क्या कहते हैं? क्रिया, यानी कार्य को करना, एक्ट। और इसी से बना एक्टिंग। अब उत्पादन कर लीजिए। इस तरह से ये चक्र है जिसका नाम क्या है? पीडीसीए चक्र। तो पहली बेंचमार्किंग, दूसरी स्वोट और तीसरी आती है पीडीसीए चक्र। ये सारी विधियां किसकी हैं? गुणवत्ता मापने की विधियां हैं। तो पीडीसीए चक्र भी क्या है? गुणवत्ता मापन का एक चक्र है। गुणवत्ता मापन का एक चक्र है। कितने चीजें हैं इसमें? 4। पीडीसीए। अगली विधि और लिखो इसके बाद, चौथे नंबर पर 6 सिग्मा। 6 सिग्मा। सिक्स सिग्मा। पहले 3 सिग्मा चलते थे, आजकल कितने सिग्मा चलते हैं? 6 सिग्मा। लिखो जनक। 6 सिग्मा के जनक। सबसे पहले लिखिए 6 सिग्मा, फिर लिखो जनक विल स्मिथ। पता है आप लोगों को यदि समय मिले YouTube पे लिखना आप 6 सिग्मा, वहां MBA वाले बहुत सारे प्रोफेसर मिल जाएंगे पढ़ाते हुए पूरी थ्योरी को। कई बार ये होता है कि हम और जानें
क्योंकि यहां तो केवल कितना जानेंगे भाई, ये एक विधि है किसकी, TQM की। नाम क्या है, 6 सिग्मा। दी किसने, विल स्मिथ ने दी। होता क्या है, इसकी दो विधियां बताई थी उन्होंने, 6 सिग्मा। 6 सिग्मा ज्ञात करने की कितनी विधियां बताई गई हैं, 2 विधियां बताई गई हैं। दोनों विधियों के मैं नाम बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले लिखिए आप जनक विल स्मिथ। आगे लिखिए 6 सिग्मा, 6 सिग्मा गुणवत्ता के मापन का, 6 सिग्मा गुणवत्ता के मापन का एक सांख्यिकीय मापदंड है, सांख्यिकीय मापदंड है। इस मापदंड के आधार पर इस मापदंड के आधार पर त्रुटि या दोष दूर किए जाते हैं, त्रुटि या दोष दूर किए जाते हैं। इसके अंतर्गत 2 सिद्धांतों को अपनाया गया है। नंबर 1, 2 सिद्धांतों को अपनाया गया है। नंबर 1, DMAIC लिखा हुआ है बोर्ड पे, DMAIC। कौन सा सिद्धांत है, DMAIC। अब इसमें देखिए, यहीं पर नाम लिख लो। डी का अर्थ होता है डिफाइन, यहां हमने लिख रखा है डी का मतलब क्या है, डिफाइन। उसके बाद देखिए एम का मतलब है मेजर, माप। डी का मतलब क्या था, डिफाइन। डिफाइन को हिंदी में क्या कहते हैं, परिभाषित। मेजर को हिंदी में क्या कहते हैं, माप। फिर आता है ए का मतलब होता है एनालिसिस, विश्लेषण, विश्लेषण। DMA। फिर आता है आई का अर्थ होता है इंप्रूव, और इंप्रूव को हिंदी में हम कहते हैं सुधार। फिर आता है तीसरा शब्द सी का अर्थ है कंट्रोल, और हिंदी में कहते हैं नियंत्रण। दोबारा से देखिए, 6 सिग्मा एक विधि है सांख्यिकीय माप की, गुणवत्ता कंट्रोल करने की। अगर आपको याद हो, स्टैंडर्ड डेविएशन आपने ज्ञात किया हो, आपने उसके अंदर केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंदर एक माप चलता है जिसका नाम क्या होता है, मानक प्रमाप। उसके आधार पे हम विचलन का पता लगाते हैं, और उसमें एक सिंबल काम में लेते हैं सिग्मा को। वो ही प्रक्रिया है ये। स्टैटिक्स के आधार पर देखिए हम कहां तक ज्ञात कर सकते हैं, 90.99, इससे ज्यादा न ज्ञात नहीं कर सकता हम सांख्यिकीय माप। ये है वो विधि। अब इसमें पूरी प्रोसीजर होती है। प्रोसीजर में क्या होता है, पहले तो उस चीज को परिभाषित करो, फिर क्या करो, उसको माप करो, फिर क्या करो, उसका विश्लेषण करो, उसके बाद उसमें सुधार करो, और अंत में क्या आता है, नियंत्रण करो। दूसरी विधि लिखो इसमें, DMADV, DMADV, DMADV। अब देखिए ये तो वही है पहले वाला। इस डी का अर्थ क्या था, डिफाइन। एम का मतलब क्या था, मेजर। ए का मतलब क्या था, एनालिसिस। अंतर है तो इन दो शब्दों में अंतर है, डी और वी के अंदर। तो डी का अर्थ लिख लो यहां डिजाइन। डिजाइन को हम कहते हैं प्रारूप, गुण दोष कम करने का डिजाइन बनाना।
और उसके बाद वी का मतलब होता है वेरीफाई। वेरीफाई को हिंदी में कहते हैं सत्यापन। परीक्षा में सवाल पूछा जाएगा टीक्यूएम की निम्नलिखित में से कौन सी विधियां हैं, कौन सी नहीं है। पहली बेंचमार्किंग, दूसरी जल्दी से बताओ स्वॉट, तीसरी पीडीसीए, चौथी कौन सी थी? सिक्स सिग्मा। सिक्स सिग्मा की दो विधियां थी, एक तो डीएमए, फिर क्या था उसके अंदर? आईसी, इंप्रूवमेंट एंड कंट्रोल, और इसमें क्या है? डिजाइन और वेरीफाई। बस इतना ही याद रखना। और इन विधियों के जनक किसको माना गया है? विल स्मिथ को। लास्ट विधि और लिख लो एक, कितनी होगी? 3 या 4? तो लिखो लास्ट विधि अपनी 5वें नंबर पर, गुणवत्ता चक्र। गुणवत्ता चक्र, क्वालिटी साइकिल बता चुका। गुणवत्ता चक्र का जनक बताया था मैंने, जापानी थे एक। तो लिखो गुणवत्ता चक्र के जनक कोरू इशिकावा, जापान। जनक लिखिए कोरू इशिकावा। इन्होंने देखिए गुणवत्ता चक्र के अंदर सदस्यों की संख्या बताई 3 से 12। गुणवत्ता चक्र जो है उसमें कितने सदस्य काम करेंगे? 3 से 12। फिर लिखिए इस विधि के माध्यम से, इस विधि के माध्यम से, इस विधि के माध्यम से समस्या की पहचान, विश्लेषण व समाधान किया जाता है। ये लीजिए 3 काम हैं, समस्या की पहचान करना, समस्या का विश्लेषण करना और समस्या का समाधान करना। इस चक्र के कितने पार्ट हैं? 3। और कितने मेंबर होंगे इस चक्र में? 3 से 12। ये डेटा पूछा जा सकता है। कोरू इशिकावा के अनुसार गुणवत्ता चक्र के मेंबर कितने होते हैं? 3 से लेकर 12 तक। ये थी विधियां किसकी? किसकी विधियां? टीक्यूएम की टेक्निक्स।